पश्चिम बंगाल के बारे में जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर टोला, दादागिरी, यही सब वहाँ की पहचान, तो पहचान ये वहाँ पे सत्ता की पहचान है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। तो वो चरित्र कम से कम पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई पड़ा कि वामपंथी शासन गया, लेकिन वो ममता जो प्रतिरोध, सादगी और जमीनी ईमानदारी की मिसाल हुआ करती थी, सत्ता में आने के बाद उस टीएमसी का चरित्र क्या हो गया, जिसने वहां के बंगाल के लोगों ने बड़ी हताशा भरी खुरदुरी जमीन पर जो वामपंथी शासन था उस पर जो है ममता बनर्जी को एक बहुत प्रचंड बहुमत दिया, उनको बहुत प्रेम दिया, उन पे पूरा अगाध विश्वास दिखाया। लेकिन वो अंततः पीआर एजेंसी का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट था उस पर वो पार्टी जाती चली गई। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो जमीनी काडर थे, उनकी तुलना में जो है वहां पर अभिषेक होने लग गया पीआर एजेंसी से। अब जब इस तरीके की जब राजनीति होती है तो क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक बात और है, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के समाज पर, संस्कृति पे बहुत सारी बातें की जा चुकी, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में बैठकर तमाम तरीके के जार्गन्स मैंने सुने हैं और ऐसा बताया जाता है जैसे पश्चिम बंगाल जो है वो भारत भूभाग का हिस्सा ना होकर वो पता नहीं कोई एक अलग यूटोपिया है जो एक अलग तरीके से जो है वहां पर चलता है। वहां पर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग अलग तरीके से खाते हैं, लोग अलग तरीके से सोते हैं, लोग अलग तरीके से जगते हैं। ऐसा नहीं होता है। मूल मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, उद्योगों का पलायन मुद्दा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पर जब शारदा और जो रोज वैली जैसे भ्रष्टाचार होते हैं उस पर जब लाठी बजाई जाती है, आरजीकर जैसी घटना होती है, उसके बाद स्वतः स्फूर्त जब जो सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक घटना होती है? लगातार इस चीज की अनदेखी की गई। अब एक बात और है, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। हालांकि मैं अनुराग जी से एक बात पे सहमत नहीं हूं कि पूरे विश्व में अकेली महिला नहीं ममता जी। फिर आप मेलोनी को वो मेलोनी को थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा सा। सर, मेलोनी का हम मुद्दा ही नहीं उठाते ना, किसी मेलोनी तक हम जाते नहीं जानबूझ के। आप जानते हैं बखूबी। चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब थोड़ा सा मैंने परिहास में ही कहा, लेकिन एक देखिए बहुत गंभीर बात है, इस नतीजे के मायने समझने चाहिए। और अभी बात आई कि मुस्लिम विरोधी और हिंदुत्व विरोधी, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर, मैंने कल भी ये बात कही थी जब बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इतना तो हिंदू हूं कि मार दिया जाऊं। ये बार बार मैंने आपसे कहा था कि ये भाव वहां के भद्रलोक में घर कर गया, फैल गया था। क्योंकि भले ही जो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का एक जो आवरण ओढ़ा जाता रहा हो, लेकिन वो विक्टोरिया मेमोरियल बनने से लेकर किस तरीके की चीजें हुई। फिर अगर हम सिटी ऑफ जॉय के थोड़ा सा कुछ पढ़ते उधेड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो अंग्रेजों के समय से लेकर उससे पहले तक, तो इतिहास और अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज की तारीख में समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सिर्फ जो है हिंदुत्व का और भ्रष्टाचार का ये मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, सांगठनिक कमजोरी, उसको दूर करने का प्रयास किया। 2021 में जो अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि कैसे वहां पर 3 से 77 तक पहुंच गए, लेकिन कहां पर जाकर रुक गए। बिल्कुल चढ़ाई से पहले जाकर कहां पर ऑक्सीजन वहां उनको कम पड़ गई थी, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अमित शाह ने की कि यहां से अगर उनको चाहिए तो वहां पर अर्धसैनिक बल, चुनाव आयोग ने, देखिए चुनाव आयोग की बड़ी आलोचना की गई। अब आज की तारीख में कहेंगे चुनाव आयोग धीमी काउंटिंग करा रहा है, ये करा रहा। सवेरे आप याद करिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हर राउंड के बाद स्क्रूटनी है, लगातार प्रतिरोध हो रहा। भवानीपुर में देख लिया, शुभेंदु भी पहुंच चुके हैं, ममता भी पहुंच चुकी है, लगातार वहां संघर्ष हो रहा है। तो जब इतना हाई प्रोफाइल, इतना हाई चार्ज माहौल है, तो वहां पर कैसे जो है इस तरीके से काम हो जाएगा? तो हर चीज वहां पर दुरुस्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है और स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग रूम से लेकर हर जगह तक वो उतरी रही। पर अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ रही, इसमें कोई अब दो राय नहीं होनी चाहिए, सीट के नंबर का बस खेल है। लेकिन क्या उसके बाद सत्ता का वो चरित्र बदलने के लिए वो क्या करेंगे, वो मैसेज देने के लिए अब क्या हो रहा है कि अभी मैंने खबर देखी थोड़ी देर पहले कि सुनील बंसल जो वहां पर इस जीत के जो आर्किटेक्ट या जो शिल्पकार में कहूं अमित शाह को, तो उनके जो है जो सबसे बड़े सिपाहसलार थे वो जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पे शुभेंदु अधिकारी के साथ में, ये बताने और जताने कि जनसंघ का जो संस्थापक अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने बीजारोपण किया था, अब इस जीत के बाद ये जीत समर्पित है। और एक बात और मानकर चलिए कि अनुच्छेद 370-35 से हटाने के लिए एक देश एक विधान, एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था,
तो वहां से 370 और 35 से हटाने का श्रेय अमित शाह को गया। अब उनके राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का श्रेय भी उन्हीं को गया। और कुल मिलाकर जिसको कहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि असली वाली दे दी। तो ये एक बड़ी चीज है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो एक बार आता है वो नहीं जाता है, वो आप भूल जाइए, वो दौर जा चुका है। वापसी तो असंभव जैसी है। वापसी मतलब वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या, ममता की उम्र हो चुकी है, अभिषेक ने धीरे धीरे वहां पर पूरा संगठन अपने कब्जे में कर लिया है, वो प्रोफेशनल्स के सहारे जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या ममता फिर से वापसी कर पाएंगी? ममता होती तो मैं यकीन कर लेता, लेकिन मैंने दिन में भी आपसे कहा था कोई वैचारिक अधिष्ठान उस पार्टी का नहीं है। वो सत्ता के जो बेरुखी थी, वामपंथी शासन के दौरान जो तमाम तरीके की जो व्याधियां पैदा हुई थी, उसके निराकरण के लिए उनको लाया गया था, लेकिन वो उसमें और ज्यादा संलिप्त हो गई। और उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए आज की तारीख में संजीवनी मिली है पश्चिम बंगाल में, आप मानकर चलिए। बहुत दिक्कत होगी तृणमूल कांग्रेस, आपको भले दिख रहा हो कि आज की तारीख में इतनी ताकत हो गई, तो तृणमूल जाएगी तो हो सकता है वाम थोड़े अपनी जगह बना ले। मुझे लगता है कि मूल चला गया है, अब तृण बचा है। अब इस तृण का क्या होता है देखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।